बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक है तो आपको सुबह बखैर के साथ साथ अ वेरी हैप्पी ब्लेस्ड फ्राइडे। तो जी, और मैं हूं अज़ीम राना। कैसे हैं? मैं ठीक हूं जी, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अहम मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में, अपने नाज़रीन की खिदमत में हम लोग हाजिर हैं जी। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपना जलसा मुलतवी किया। गुज़िश्ता रोज़ ये अहम खबर थी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत जलसे की आड़ में जो है वो इंतशार फैलाना चाहती थी, जिसकी वजह से ये जलसा मुलतवी किया गया है। अब ये जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा और पुरअमन होगा। जलसे के अल्तवा के तहरीक इंसाफ के कई सीनियर रहनुमा, कारकुन और अपोजिशन इत्तेहादी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने जलसे के अल्तवा पर पीटीआई क़यादत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सवालात की बौछार कर दी है और इस फैसले पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया है। अलीमा खान ने यह सवाल उठाया है कि आज़म सवाती को बानी पीटीआई के पास किसने भेजा? सुबह 7:30 बजे अडयाला जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात कैसे हुई? उन्हें मुलाकात की इजाज़त कैसे मिली? आज़म सवाती ने साबिक़ वज़ीर आज़म को क्या पैगाम पहुंचाया? ये तमाम अहम सवालात उठे इस मामले को लेकर और फैसले खुद करके नाम बानी पीटीआई का लगा दिया जाता है, ये भी अलीमा खान ने कहा है जी। तो मौजूदा लीडरशिप चाहती ही नहीं है कि साबिक़ वज़ीर आज़म जेल से बाहर आएं। जी बिल्कुल, और पीटीआई के जलसा मुलतवी करने पर हुकूमती जमातों ने भी तनकीद की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि फितना पार्टी 1 साल से जलसा और एहतजाज खेल रही है। 9 मई की नाकाम बगावत हो, तमाम किरदार जो है कटहरे में लाने का जो है वो वक्त आ चुका है। जबकि पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा है कि पीटीआई को कि जी सियासत करें, तमाशा ना करें। आप कोई एम्पायर भी नहीं है जो कि आपकी फरमाइशें पूरी कर सकता है। तो ये जो है सियासी गोलाबारी तो लफ्ज़ों की जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब, उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा सर, कल तक पीटीआई जो थी वो बहुत जोश से पावर शो करने के लिए तैयार थी और सारी तैयारियां पूरी थी और उन्होंने कहा था कि हर हाल में जलसा करेंगे, जबकि अब हम सूरत हाल देख रहे हैं कि जलसा नहीं किया जा रहा। तो इस फैसले के पीछे आपको क्या लगता है? पीटीआई को क्या फायदा हो सकता है? अचानक से ये यू टर्न किस वजह से हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। कल के फैसले के हवाले से 2 निकात पर बात करना जरूरी है। पहला नुक्ता तो ये है कि सुबह 7 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, जो कि बहुत अहम नुक्ता है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इंतजामिया से या ऐसे हलकों से राब्ते में थे कि जो ये काम कर सकते। अमूमन सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे नहीं खोले जाते, खसूसन किसी मुलाकाती को तो बिल्कुल भी आने नहीं दिया जाता। तो अगर ये स्पेशल अरेंजमेंट की गई है तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा और इंतजामिया ये राब्ते में थे कि जिन्होंने इस मुलाकात को मुमकिन बनाया। अब दूसरा पॉइंट ये है जिसकी जानिब अलीमा खान साहिबा ने इशारा किया। मुझे ऐसे लगता है कि पार्टी की मौजूदा क़यादत जो इस वक्त जेल से बाहर है उसमें और कारकुनान के जज्बात के अंदर एक गैप है और वो फासला इस वक्त कम नहीं हो रहा बल्कि ज्यादा हो रहा है। कारकुनान को ये तवक्को दिलाई जाती है, उनको ये उम्मीद दिलाई जाती है कि हम एक्टिव रहेंगे, एहतजाज करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, हुकूमत पे दबाव डालेंगे, लेकिन साथ ही पार्टी क़यादत या तो हिकमत अमली है या मजबूरी है या मुफाहिमत है, किसी भी बुनियाद पे वो हुकूमत से, इदारों से राब्ते में भी रहते हैं और कहीं ना कहीं वो ऊंच नीच भी करते हैं। तो इस वजह से पार्टी का जो कारकुन है वो बहरहाल ये सोचने पे मजबूर है कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम क्रेन्स भी लेके जाएंगे, हम ट्रैक्टर ट्रालियां भी लेके जाएंगे, डंडे भी लेके जाएंगे, लेकिन फिर वो सारा कुछ नहीं होता। तो ये गैप जब तक खत्म नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इस मामले पे यकसू नहीं होगी। माजिद निज़ामी साहब, जो इसकी एक रीज़न बताई जा रही है वो ये कि पैगाम पहुंचाया गया बानी पीटीआई तक उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के तवस्सुत से, और वो ये कि जो कुछ मजहबी जमातें हैं जो मौजूद हैं इस्लामाबाद में एक केस के मामले को लेकर, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ इंतशार की सूरत हाल हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई यही वजह हो सकती है? देखिए, ये तो ऐसी वजूहात हैं कि जिनको डिस्कस किया जा सकता है। मुल्की हालात में स्टेबिलिटी तो हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल में कभी भी नहीं आई।
और अगर हम धरने के या जलसे के मुकाम को देखें और मजहबी जमातों की इस्लामाबाद में मौजूदगी को देखें, तो वो दोनों मुकामात बड़े मुख्तलिफ हैं और उनमें बड़ा फासला है। सही। लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कोई यकीन दहानी हासिल की हो कि आप फिर अगले जलसे पर हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। तो अगर ऐसा हो चुका है और हुकूमत उनको ये कह चुकी है, तो फिर तो मैं इसे एक अच्छी डील समझता हूँ। और अगर सितंबर में जाकर फिर यही मारधाड़, जलाओ गिराओ बयानात होने हैं और फिर जलसे मुलतवी होने हैं, तो फिर शायद तहरीक इंसाफ की प्लानिंग अच्छी नहीं। अच्छा माजिद साहब, जैसे कि अलीमा खान ने भी कहा कि उनसे करवाया जाता है, उनके सर पर डाल दिया जाता है, आपको लगता है कि ये फैसला इमरान खान का ही हो सकता है या पीटीआई की क़यादत का हो सकता है या किसी और वजह से भी उन्होंने ये जलसा कैंसिल किया हो? जी बिल्कुल, ये अलीमा खान साहब के खदशात बिल्कुल दुरुस्त है। अलीमा साहिबा की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर वजन इसलिए भी है कि एक मखसूस लिस्ट ऑफ लीडर्स है जो इमरान खान साहब को जेल में जाके मिलते हैं और वहीं से ये मोनोपोली कायम होती है। तमाम तहरीक इंसाफ के लीडर्स को वहां जाने की इजाजत नहीं होती क्योंकि वो लिस्ट जो है वो अप्रूव की जाती है और वही लोग जाते हैं। तो इस तरह से इमरान खान साहब के पास एक मखसूस ग्रुप की चीजें पहुंचती हैं। हमने देखा कि शेर अफजल मरवत के मामले में भी 2 से 3 महीने ये मामला चलता रहा। उनको कहा जी एमएनए शिप से आप इस्तीफा दे दें, उनकी मेंबरशिप खत्म की गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन जब वो मुलाकात हुई तो कुछ चीजें बेहतर हुई। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक मखसूस चैनल जो है लोगों का वो इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हीं की आरा बानी चेयरमैन तक पहुंचती है। माजिद साहब ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान शदीद दबाव का शिकार है। 190 पाउंड स्कैंडल वाला जो केस है वो भी बस हतमी मराहिल में पहुंचने को तैयार है, उसके लिए भी खैर ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हर तरह से इमरान खान पे प्रेशर तो है। जी बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर में पार्टी क़यादत उनकी मजलूमियत को सामने रखते हुए मकबूलियत हासिल कर रही है। ये है वो नुक्ता कि जिसपे जब अलीमा खान साहब ये कहती हैं कि पार्टी लीडरशिप क्या इस बात में दिलचस्पी रखती है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, तो मुझे लगता है कि इमरान खान जब तक जेल में रहेंगे तो पार्टी की एक मजलूमियत बरकरार रहेगी और उसका लीडरशिप फायदा उठाती है। तो अगर वो जेल से बाहर होंगे, उनके अदालती मुकदमात अच्छे तरीके से लड़े जाएंगे, तो फिर वो जब बाहर आएंगे तो एक और इम्तिहान शुरू होगा। तो इस वक्त वो जो एक विक्टिम कार्ड है वो तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत बड़ी कामयाबी से खेल रही है। माजिद निज़ामी साहब, अभी आपने बात की कि मखसूस लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो मुलाकात कर पाते हैं बानी पीटीआई से और हर एक की एक्सेस नहीं है जमात में से, जिसकी वजह से शायद कोई खला है या सिर्फ एक ही पॉलिसी लाइन है जिसे टो किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो मखसूस लोग मुलाकातें करते हैं उनको कहीं से इजाज़त लेना पड़ती है या बानी पीटीआई चाहते ही सिर्फ यही मखसूस लोगों से मुलाकात करना है? जी ये बड़ा अहम नुक्ता इसलिए है कि ये कॉम्बिनेशन है कि जिस तरह हमने देखा कि ये जो कल मुलाकात हुई है जी इसमें यकीनन इंतजामिया की जानिब से कोई यकीन दहानी करवाई गई थी और इंतजामिया ने ही इसको मैनेज किया। तो हम इसको देखते हैं कि ये दो तरफा चीज है, ये एक तरफा नहीं है कि जो लोग जाते हैं जो उनको कन्विंस करते हैं या उनके सामने चीजें रखते हैं, उनके बहरहाल इदारों से भी राब्ते हैं और अपने पार्टी कारकुनान से भी राब्ते हैं। तो जब उनको लगता है कि उन्होंने पार्टी कारकुनान का मौक़िफ़ सामने रखना है, उस वक्त वो उसका मौक़िफ़ सामने रखते हैं और जब उन्हें ये एहसास होता है कि नहीं अब इदारों की बात पहुंचाना जरूरी है, इंतजामिया के मुतालबात रखना जरूरी है, तो उस वक्त वो ये करते हैं। तो माजिद निज़ामी साहब, जब ये जलसा होने जा रहा था तमाम जो कारकुनान थे केपी की हद तक वो तो इकट्ठे हो रहे थे, दूर दराज के इलाकों से आना शुरू हो गए थे। यकीनन जो नीचे जो सेकंड टियर है पॉलिटिकल पार्टी की वो भी मुतहरिक थी, फिर एंड टाइम पर आकर इस जलसे को मुलतवी कर देना और इत्तेहादी भी इससे नाला है क्योंकि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये जलसा किया जाना था। महमूद खान अचकज़ई भी नाराज़ हो सकते हैं या हो चुके हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस कॉज को नुकसान पहुंचेगा पीटीआई की? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता 10-12 साल में तहरीक इंसाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से और तंजीमी फैसलों के हवाले से कहीं ना कहीं उनमें बहुत खामियां नजर आती हैं। और पहले इमरान खान जब जेल से बाहर थे उस वक्त भी इस तरह के कई मसाइल पेश आए, लेकिन जब वो जेल में है उसके बाद इन मसाइल में इजाफा हो चुका है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे वो तमाम अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हैं उनको एक शर्मिंदगी और सुर्खी हुई है कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। तो यहाँ से ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि सही फैसलों का
एक तो फुकदान है तहरीक इंसाफ में, और दूसरा ये कि उनकी कोऑर्डिनेशन, जो लोग मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं उनके साथ भी उनकी कोऑर्डिनेशन दुरुस्त नहीं है। तो तहरीक इंसाफ को इस मामले पर माजिद साहब, कोऑर्डिनेशन की आपने बात किया कि कोऑर्डिनेशन तो दुरुस्त नहीं है, जलसा कैंसिल हुआ, अंदर अपनी क़यादत को ही कुछ लोगों को नहीं पता था कि जलसा कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे में 5,000 के नोट भी तकसीम किए गए, वो क्या मंतिक थी? क्या बुलाए गए थे कि इतनी रकम पे लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं? कोई ऐसी सूरत हाल थी? जी, ये खैबर पख्तूनख्वा में अमूमी तौर पे सियासी लीडर्स का मिजाज है। इसकी कई मिसालें पहले भी मौजूद हैं कि वो बतौर इनाम, बतौर ईदी कुछ ना कुछ लोगों में तकसीम करते हैं कैश, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। तो ये वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा है जिस पे बिल्कुल बहस की जा सकती है, इस पे तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के सियासी माहौल में कोई नई चीज नहीं है। तो उसी को बिल्कुल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया ताकि इससे कारकुन की और लीडर की एक कनेक्टिविटी में इजाफा हो, और उनको ये एहसास हो कि उनका जो लीडर है वो अपने कारकुनान की फिक्र करता है। ठीक है तो जी, माजिद निज़ामी साहब, सर ये कहिएगा कि माज़रत का वक्त की किल्लत है, अभी आप क्या रीड कर पा रहे हैं कि जो आइंदा की तारीखें दी गई हैं जलसे की? अब आज़म सवाती साहब ने कहा कि लाहौर में भी जलसा होगा, फिर इस्लामाबाद में भी, अब ऑब्वियसली उसकी नई तारीखें सामने आ गई हैं, तो क्या अब ये वो जलसे भी होते हैं, आपको नजर आते हैं? जी, ये इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि मुझे अभी भी इसके अंदर अगर मगर की कैफियत नजर आती है, क्योंकि अडयाला जेल में या उससे बाहर कोई ऐसी बयानबाजी हो गई, कोई ऐसा वाकया हो गया, कोई ऐसी तलखी हो गई, तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ और इंतजामिया के अंदर मसाइल होंगे। हमने देखा कि जून जुलाई में भी जलसों के फैसले हुए, एनओसी मिल गए, फिर वो कैंसिल हो गए। तो ये कोई इतना आसान नहीं होगा तहरीक इंसाफ के लिए इन जलसों को कामयाबी से मैनेज करना। इतना आसान नहीं होगा अगर मगर की सूरत हाल होगी। माजिद निज़ामी तजियाकार हमारे साथ थे, उन्होंने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, अब देखना ये कि पावर पाती है पीटीआई की नहीं कर पाती, इस पर तो खैर आगे सिलसिला जो चलेगा हम आपसे तो आने वाला बात भी करेंगे। लेकिन अजीम एक अनोखी खबर है, और वो अनोखी खबर इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मजेदार है कि आप भी या हर इंसान ऐसी ख्वाहिश रखता होगा। तो ये अनोखी और तारीख साज एक खबर है, रिकॉर्ड बनाया जी दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल के बाद अब यूट्यूब पर भी अपनी मकबूलियत दुनिया को दिखा दी है। अल नसर पुर्तगाल फुटबॉल टीम से ताल्लुक रखने वाले स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल के बाद सोशल मीडिया पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। 21 अगस्त को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, और उसके बाद जी मद्दाहों ने बताया कि यूट्यूब चैनल के जरिए वो कितने बड़े फैन है रोनाल्डो के, और फुटबॉल तो फुटबॉल के तो उनकी गेम्स देखते ही देखते हैं। वो अब बताएंगे यूट्यूब पे अपने खानदान के हवाले से, फुटबॉल के हवाले से, सेहत के हवाले से, ग़िज़ाइयत के हवाले से, गेम की तैयारियां और तालीम और कारोबार के हवाले से उन्होंने वीडियोस भी शेयर किए हैं, जिस पर 24 घंटों में इतने सब्सक्राइबर। ये तो वाकई एक रिकॉर्ड लग गया जी। 10 मिलियन के जो है वो सब्सक्राइबर्स जो है वो आ गए उनके 24 घंटे में यूट्यूब के चैनल के ऊपर, बल्कि 10 मिलियन से भी तजावुज कर गया ये नंबर। और ये नया रिकॉर्ड है जी, जिसने हैमस्टर कॉम्बैट 11 मिलियन हो चुके थे जी। बिल्कुल, हैमस्टर कॉम्बैट रिकॉर्ड है, इनको इन्होंने पीछे छोड़ा है। अच्छा, सेलिब्रिटी की बात हो रही थी ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे कह रहे हैं कि अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, अपनी फिटनेस के बारे में बताएंगे, डाइट प्लान बताएंगे, गेम प्लान बताएंगे। अब जो फैंस होते हैं उनमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, वो ये जानना चाहते हैं कि जो सेलिब्रिटी है वो अपनी डे टू डे लाइफ, और रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। मतलब मैं खवातीन की दुनिया में रोनाल्डो बनना चाहती हूँ अगर मैं कहूँ तो रोनाल्डो एक ऐसा नाम है, एक ऐसी नामवर शख्सियत है, हर कोई जानना चाहेगा। उनका कार्ड्स में बड़ा इंटरेस्ट है, वो कार्ड्स की चीज़ें वगैरह वो शेयर करें, तो ऑब्वियसली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे अजीम, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप सोचें कि आपको किस चीज़ में रिकॉर्ड कायम करना है? बिल्कुल, ऐसी कोई आपकी स्पेशलिटी? मुझे भी रोनाल्डो की तरह जिस स्पीड से वो गोल करते हैं उसी स्पीड से ब्रेक लेने का रिकॉर्ड कायम करना है। नाजरीन, और अब बात करेंगे जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की। तो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, मगर भारत कई अशरों से रियासती दहशतगर्दी, दरिंदगी और जुल्म सितम की इंतहा तक पहुंचने के बावजूद इस शहरग को काटने में मुकम्मल नाकाम है। डोगरा राज, ब्राह्मण राज, नेहरू राज, गांधी राज, मोदी राज, सब के सब नामुराद हुए और कश्मीरी कौम के पाए सबात में कोई लग़ज़िश ना आ सकी। लाखों कुर्बानियों और जबर के बावजूद कश्मीरी अवाम भी मोदी सरकार के सामने डट कर खड़े हैं और भारतीय फौज के सामने सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं और मोदी सरकार को सख्त नफरत का पैगाम दे रहे हैं, जिसका इजहार हमने 15 अगस्त को भी देखा। जब भी कोई अहम दिन होता है तो कश्मीरी अवाम सख्त पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हैं। श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा, गांदरबल से जम्मू तक सब कश्मीरियों के तन, मन, धन और दिल की पुकार पाकिस्तान है। मंजिल, मकसद और मुद्दा पाकिस्तान है।
शाह हमदान के पैरोकार इस पाकिस्तान पर अपना सब कुछ निछावर करने को बेताब हैं। मकबूजा वादी के अजीम कश्मीरी आज भी सब्ज़ लाली परचम में लिपट कर खालिक हकीकी से मुलाकात और अब्दी सफ़र पर रवानगी को तरजीह देते हैं। बतौर पाकिस्तानी हमारी भी जिम्मेदारी है कि आएँ, बहिश्त नुमा कश्मीर को कुफर के गलबे से आज़ाद करवाएं। सोमनाथी राज को अपने अंजाम तक पहुंचाएं और हुर्रियत के जज्बे की शम्मों को जलाएं। मकबूजा कश्मीर के मासूम शहरियों की खिलाकी, सिफारती, सियासी और माली इमदाद करें और कायद के अटूट अंग के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करें। इसी तमाम तर सूरत हाल पर नाजरीन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मजहर सईद साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक तरफ आज़ाद कश्मीर में अवाम है जिन्हें हर तरह की मुकम्मल आज़ादी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं मकबूजा कश्मीर के मासूम कश्मीरी हैं जो पिछले तकरीबन 77 वर्षों से अपनी जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उनसे महरूम हैं। तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? कब तक इनको आज़ादी मिलेगी? हम कब से देख रहे हैं कि पिस रहे हैं कश्मीरी अवाम? बात अब हर एक पर जो है ना वो अफशा हो चुकी है कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो सारी इंसानियत के सामने है कि मकबूजा कश्मीर एक जेल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और मौजूदा इलेक्शन के अंदर सारी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर गुजरात के कसाई मोदी को अपना कैंडिडेट तक नहीं मुयस्सर आ रहा था और जिस अंदाज में और जिस कस्मा पुरसी के बावजूद और जिस जबर के बावजूद मकबूजा कश्मीर के वासियों ने इस्तिकामत का, अज़म का, हौसले का इजहार किया है। हम तमाम के तमाम आज़ाद कश्मीर के बसने वाले, पाकिस्तान में बसने वाले, पूरी दुनिया में जो कश्मीरी जहाँ बसता है, हम अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों को इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं कि आलमी तन्हाई के बावजूद, अक़वाम मुत्तहिदा की जो है बेहिसी के बावजूद, OIC की खामोशी के बावजूद मकबूजा कश्मीर के मुसलमान जिस जुर्रत और जिस बेबाकी के साथ अभी तक अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है और काबिल तकलीद है। हम सबको चाहिए कि हम उनकी हिमायत में खड़े हों। इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वहाँ मैं नौजवानों की सूरत हाल बता दूं कि हज़ारों नौजवान वहाँ गिरफ्तार हैं। इस वक्त 10,000 से ज़ायद नौजवान इस वक्त वहाँ जेलों के अंदर बंद हैं। पूरी हुर्रियत की जो क़यादत है वो या नज़रबंद है घरों में या जेलों में। मलक यासीन साहब जेल में, उमर फारूक साहब नज़रबंद हैं और इसी तरह आसिया इंद्राबी तक नज़रबंद है। और नौजवान जो पढ़ा लिखा है वहाँ मायूसी का ये आलम है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि शोपियां के एक डॉक्टर हैं, हमारे PhD डॉक्टर हैं, डॉक्टर मंजूर अहमद साहब। वो इस वक्त सरकार से मायूस होकर PhD डॉक्टर हैं और इस वक्त वहाँ पर वो खुश्क मेवाजात की रेडी लगा रहा है और ये पूरी दुनिया के सामने ये सारी सूरत हाल है। तो इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो अक़वाम मुत्तहिदा को, OIC को, यूरोपीय यूनियन को मुतवज्जे कर रही है कि कश्मीरी तमाम तर जबर के बावजूद अभी तक अपनी आज़ादी की तहरीक से दस्तबरदार नहीं हुए और न आइंदा होंगे। दुनिया को चाहिए कि वो अपनी ही दी पेश करदा करारदादों पर अमल कराए ताकि 12 मिलियन लोगों को अपने बुनियादी हुकूक मिल सके। मजहर से बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम 1947 में भी भारत के खिलाफ थे, आज भी मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर डट कर खड़े हैं कि वो किसी सूरत भारत के साथ नहीं जा सकते। मकबूजा कश्मीर के वासियों की भारत से शदीद नफरत की वजह क्या है? बुनियादी तौर पर कश्मीर एक आज़ाद खित्ता था और कश्मीर की एक अपनी तारीख है। 1947 में जिस अंदाज के अंदर कश्मीर पर कब्जा किया गया, अहले कश्मीर ने उस कब्जे को कबूल नहीं किया। चुनाचे यही वजह है कि 1947 से अब तक ये आलमी एजेंसीज की रिपोर्ट है कि 5 लाख कश्मीरी अपनी इस तहरीक के अंदर शहीद हो चुके हैं। और 1989 के बाद जो दूसरी तहरीक आज़ादी की एक मरतबा फिर अंगड़ाई लेकर खड़ी हुई, उसके बाद भी अब तक 96,000 से ज़ायद तकरीबन 1 लाख कश्मीरी उसमें शहीद हो चुके हैं। तो ये इतनी कसीर तादाद में जो 1947 से अब तक जो 5 लाख शहीद मैं कह रहा हूँ, इनमें जम्मू के वो 2.5 लाख शुहदा भी शामिल हैं कि जिन्हें इंतहाई बेदर्दी के साथ इंसानियत के तमाम तर ज़ाब्तों को तोड़ते हुए उन्हें शहीद किया गया, बेघर किया गया, उनकी इस्मतें पामाल की गई, उनकी इज्जतों को रौंदा गया। 2.5 लाख वो कश्मीरी भी इसमें शामिल हैं जो जम्मू के अंदर इंसानियत की बदतरीन जो है ना वो जुल्म का शिकार हुए और उन्हें
जो है वो इंतहाई बेदर्दी के साथ न सिर्फ शहीद किया गया, घरों से बेघर किया गया, उनके बुनियादी हुकूक गस्ब किए गए। 1947 से अब तक कश्मीरियों ने अभी तक इंडिया का जाबराना कब्जा तस्लीम नहीं किया। अब दुनिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि कश्मीरी किसी भी सूरत में, बिलखुसूस इस मोदी सरकार को, तो वो किसी भी सूरत में कबूल करने पर तैयार नहीं है। यकीनन दुनिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। 1947 की तो हमने बात की, अगर 2019 की बात करें तो मोदी सरकार ने अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी करके मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत को ख़त्म किया और अब वहाँ गैर कश्मीरियों की आबादकारी से आबादी का जो तनासुब है वो बदलने के ओछे हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने क्यों चाहता है? देखिए, उसकी बुनियादी तौर पर ना इंडिया पर उसका जो ये कब्जा है, इसको पूरी दुनिया मानती है कि ये गैर कानूनी कब्जा है जी। और कश्मीर को लोग मुतनाज़ हिस्सा तस्लीम करते हैं। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है, आलमी इंसाफ के इदारों में मौजूद है। पूरी दुनिया की आलमी क़यादत इस बात को और आलमी दुनिया इस बात को मानती है कि ये इंडिया का जो मकबूजा कश्मीर पर कब्जा है ये नाजायज़ है। मोदी सरकार ने टेक्निकल अंदाज में इसको कानूनी करने के लिए 370 और 35A को जो खात्मा किया और पहले उसको इंतज़ामी तौर पर गड़बड़ की, फिर उसको अपनी असम्बली के अंदर से कानूनी करवाना चाहा और तकरीबन कोई 4 से 5 मिलियन लोगों को वहाँ आबाद करना चाहा, ताकि अगर हमें किसी वक्त पर आलमी दबाव के तहत हक़ के खुद इरादियत देना ही पड़ जाए तो हम आबादी का तनासुब बदल कर इस जो है हक़ के खुद इरादियत का जो फैसला होगा इसको बदल सकें। लेकिन लोगों ने वहाँ देखा कि लोगों ने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। अब तो जम्मू के जो हमारे पंडित हैं वो भी इस फैसले के खिलाफ जो है मुसलमानों के साथ खड़े हो चुके हैं और वो भी ये समझते हैं कि कश्मीर की तारीखी हैसियत को, जोग्राफियाई हैसियत को और उसकी माशरती हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अब तो जम्मू के पंडित भी इंडिया के इस फैसले के खिलाफ हैं और इंडिया इंतजामी फैसलों के बाद अपनी असम्बली से मंजूर करवाने के बाद अब मौजूदा इलेक्शन के अंदर उसको अपना कैंडिडेट न मिलना इस बात की अलामत है कि कश्मीरी किसी भी टेक्निकल अंदाज में या नॉन टेक्निकल अंदाज में, जुल्म के अंदाज में, या आप बगल में छुरी और मुंह में राम राम करके आएंगे, कश्मीरी तब भी इंडिया के किसी भी जालमाना फैसले को कबूल नहीं करेंगे और न ही कबूल करते हैं। बिल्कुल। मदर सईद साहब, ये भी कहिएगा कि मकबूजा कश्मीर में ओछे हथकंडों के बावजूद भारत खुद को कश्मीरियों का खैर खा कहलाने पर मुसर है। मोदी सरकार के इस सफाकाना रवैये को कश्मीरी अवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देखिए, एक है इंडिया का जुल्म करते रहना और एक है अहले कश्मीर का उसको बर्दाश्त करते रहना। मैं बहुत वाज़े तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर जालिम जुल्म से बाज नहीं आएगा और मजलूम को सुकून से नहीं रहने देगा तो मैं बारहा कह चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ कि जालिम भी सुकून से नहीं रहेगा। ये हम कश्मीरी तय कर चुके हैं कि हम किसी भी जालिम के जुल्म के जबर के तहत अपनी आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखिए, आप आज़ादी का ज़रा अंदाज़ा करें कि अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों रावलाकोट में एक फुटबॉल स्टेडियम में हमारा पाकिस्तान के हमारे मुख्तलिफ सूबों से आए हुए हमारे भाइयों के दरमियान सिंध की टीम थी, बलूचिस्तान की टीम थी, केपी की टीम थी, गिलगित बल्तिस्तान की टीम थी, इस्लामाबाद की टीम थी। हमारा एक बामी एक मुकाबला हुआ फुटबॉल का जी। आप उसमें क्राउड देखें, कोई 20 से 30 हज़ार का क्राउड था और रात को किस आज़ादी के साथ लोग वहाँ खड़े थे। कोई फौजी पहरा नहीं था, कोई 9 लाख आर्मी नहीं थी, किसी फौजी ने उसको स्टेडियम को घेरा हुआ नहीं था। लोगों के चेहरे की खुशी, जिस मोहब्बत के साथ वो कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़े थे, क्या आप इंडिया के अंदर, इंडिया के अलावा भी कोई झंडा इस तरह स्टेडियम में लहरा सकते? और जिस जोश व खरोश के साथ लोग वहाँ शरीक थे और जिस जज्बे के साथ लोग वहाँ शरीक थे और जिस अमन के साथ लोग शरीक थे, किसी की न जान को खतरा था, न किसी की माल को खतरा था, न किसी की हुर्मत पामाल होने का अंदेशा था। और लोग पूरे, यानी औरतें तक, हजारों तो औरतें स्टेडियम में बैठी हुई थी। रात की तकरीबन कोई 12 बजे वो प्रोग्राम खत्म हुआ है और उस 12 बजे लोगों का जोश व खरोश देदनी था और काबिल। क्या इंडिया में इस तरह का मंजर आप दिखा सकते हैं कहीं? वहाँ तो कोई छोटा सा प्रोग्राम भी होता है तो फौजी घेरे के अंदर होता है और यहाँ पर खालिस अवामी माहौल के अंदर एक प्रोग्राम हुआ। और हमारे यहाँ जो मसाजिद को आज़ादी है, जो मजहबी आज़ादी है, उसका इंडिया के साथ कोई तकाबुल नहीं है जी। वहाँ पर PhD डिग्रियां लेकर लोग मेवाजात की रेडियां लगाकर फिर रहे हैं। मैंने आपको हवाला दिया शोपियां के नौजवान डॉक्टर मंजूर अहमद का,
आप उसकी जो है ना वीडियो और तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई है। और वहाँ पर हर 27वीं रमज़ान को रमज़ान के अंदर जामा मस्जिद श्रीनगर बंद कर दी जाती है। ऐन इबादत के दरमियान वहाँ पर जो है फौज आती है और लोगों को मस्जिद से बाहर निकाल देती है। अल्लाह का शुक्र है आज़ाद कश्मीर में ऐसा कोई माहौल नहीं, हमें पूरी मजहबी आज़ादी हासिल है। हम खेलों के अंदर पूरे जोश और खरोश से शरीक होते हैं और उन 8 टीमों में अल्लाह ताला का करम हुआ कि आज़ाद कश्मीर की टीम जीती है। और जिस मोहब्बत का, जिस बरादराना जज्बे का वहाँ इजहार हुआ है और रनर अप टीम ने जिस जज्बे का इजहार किया और जीतने वाली टीम ने जिस तरह रनर अप टीम को गले लगाया, वो मंजर उखुवत के मंजर हैं, वो मोहब्बत के मंजर हैं, वो हकीकी आज़ादी के मंजर हैं और दुनिया इन मनाजिर को देख रही है। तो इंडिया जो कुछ भी कर ले वो कश्मीरी अवाम के दिलों से ना पाकिस्तान की मोहब्बत निकाल सकता है, ना आज़ादी का जज्बा। दुनिया ये मनाजिर भी देख रही है और दुनिया ये भी देख रही है कि भारत कितना जुल्म ढा रहा है और भारत का तकरीबन 50 लाख हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर में आबादकारी का घिनौना जो मंसूबा है वो तो बेनकाब हो चुका है। तमाम हुर्रियत पसंद क़यादत को जेलों में बंद कर दिया गया है। क्या 18 सितंबर को होने वाली जो रियासती इंतखाबात हैं वो कश्मीरियों के लिए काबिल कबूल होंगे? देखें जी, कश्मीरियों ने तो अभी हालिया इलेक्शन में भी बता दिया कि काबिल कबूल नहीं है। जो मरकजी इलेक्शन थे उसमें तो उनको कैंडिडेट तक नहीं मिला और इस इलेक्शन में भी मोदी सरकार जो कुछ करने जा रही है वो कश्मीरियों के लिए नाकाबिल कबूल है। कश्मीर इसको रद्द करते हैं और इसका इनकार करते हैं। और आप देख लीजिए कि इलेक्शन के अंदर कोई बड़े पैमाने पर मोदी सरकार किसी चीज़ को मैनेज कर ले तो कर ले, दजल कर से काम ले तो ले, लेकिन कश्मीरी कभी भी इंडियन सरकार के तहत ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, मजा से चाहिएगा सर कि भारत के सफाकाना रवैये की वजह से मकबूजा कश्मीर की कठपुतली रहनुमा भी अब मोदी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो इससे आने वाले इलेक्शन में अब भारत को कितना झटका लगेगा? मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इस वक्त जम्मू का जो पंडित है ना जी, कश्मीर का जो पंडित है वो भी इंडिया की इन पॉलिसियों के खिलाफ हो चुका है और माजी में जो कठपुतली हुकूमतें उन्हें दस्तयाब होती रही हैं वो भी आप देख लें गुज़िश्ता 5 साल से उन तमाम लीडरों के रवैये बिल्कुल अलग हो चुके हैं। वो अलग नहीं हुए, वो कश्मीरी अवाम की हम आहंग हो चुके हैं और वो कश्मीरी अवाम के साथ जुड़ चुके हैं उनके जज्बात, और वो ये समझ चुके हैं कि अगर हम अपनी कौम के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौम हमें मुस्तरद कर देगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो इंतखाबात इंडिया कराने जा रहा है, अगर ये आज़ादाना इंतखाबात हुए तो आप देखेंगे कि कश्मीरी खुलकर इंडिया के खिलाफ अपना फैसला देंगे। और अगर ये तयशुदा इंतखाबात हैं तो कश्मीरी इसको मुस्तरद कर चुके हैं, माजी में भी और आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। अच्छा, इंतखाबात की तो आपने मज़र साहब बात की। भारत में इंतहा पसंदी का ये जो आलम है, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को अपनी शनाख्त छुपानी पड़ती है, वो खुलकर अपनी शनाख्त नहीं बता पाते हैं। तो हिंदुस्तानों में जो कश्मीरी अवाम है अपनी शनाख्त छुपाने पर आखिर मजबूर क्यों है? बहुत जल्द दुनिया के सामने इंडिया का वो मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों का मसला नहीं है। 30 करोड़ दलित जिनको आज तक ब्राह्मणों ने ये साबित किया कि वो हिंदू हैं, आज वो बगावत पर उतर चुके हैं और वो साबित कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। 10 करोड़ आदिवासी इंडिया के इस जाबराना निज़ाम के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इसी तरह वहाँ की सिख अकलियत वो खड़ी हो चुकी है। ईसाई कम्युनिटी के साथ जो कुछ मणिपुर में हुआ वो सारी दुनिया के सामने कि जिस बेदर्दी से उनके गिरजाघर जलाए गए, उनके इबादत खाने जलाए गए, उनको जो टॉर्चर का निशाना बनाया गया, वो दुनिया के सामने है। इस वक्त कश्मीर तो 75 साल से बर्दाश्त कर रहा है और अपनी आज़ादी की तहरीक से दस्तबरदार नहीं हो रहा। अब तो दुनिया देखेगी कि इंडिया के अंदर से टूटेगा। 30 करोड़ दलित उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। आप उनकी तहरीक को पढ़ लीजिए, उनको देख लीजिए, आलमी दुनिया उसको नोट कर रही है। और वहाँ पर इस वक्त जो माशरती सूरत हाल है वो सबके सामने है कि अभी जो वहाँ एक डॉक्टर के साथ जो वाकया पेश आया है, आप उसकी तहकीक करें कि उसका पेश मंजर क्या है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़हर सईद शाह साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मसला कश्मीर से मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया, बल्कि कुछ फैक्ट्स थे जो उन्होंने कोट किए। प्रोग्राम में अब बात कर लेते हैं एक अहम मसले की जिसे लोग एलोपेशिया कहते हैं या गंजपन के नाम से जाना जाता है। ये कि ऐसी हालत या बीमारी है जिससे जान छुड़ाने के लिए जी बहुत जतन भी किए जाते हैं और बहुत मुश्किलात भी पेश आती हैं। बालों का झड़ना जहाँ कहीं लोगों के लिए डिप्रेशन का बायस बनता है, वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी परवाह भी नहीं करते हैं। और यकीनन बालों का झड़ना कोई जानलेवा मरज़ तो नहीं है, मगर ये ज़रूरी है कि आपके बाल जो हैं वो पूरे के पूरे हों और अच्छे हों, आप गंजे ना हो, क्योंकि इससे आपकी शख्सियत जो है वो निखर के आती है, खुद एतमादी होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है और बड़ा होता है। आप क्या ही कर सकते हैं, बालों के साथ चेंज हो जाती है। वैसे माहम हमारे साथ
बहुत सारी अजीम एड्स भी याद आ रही है गंजपन की ना, बहुत, तो वो ये फनी भी है, लेकिन नॉर्मली लड़कियां गंजे आदमी पसंद भी नहीं करती हैं। बिल्कुल, ये जान लेते हैं जी ऐसा क्यों होता है। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर किंजा आफ्ताब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, एलोपेशिया होता क्या है और हो जाए तो फिर क्या करना है? जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एलोपेशिया जो है वो गंजपान की एक जनरल टर्म है। अच्छा। तो अगर मैं मेडिकली बात करूं तो गंजपान की बहुत सारी इकसाम है, ठीक है। अगर हम मोस्ट कॉमन गंजपन पे बात कर रहे हैं तो वो है मर्दाना गंजपन, या उसे हम पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। वो मर्दों में भी है और खवातीन में भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि खवातीन में नहीं होता, खवातीन बस ये है कि फुली गंजी नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि उनमें भी पैटर्न हेयर लॉस या मर्दाना गंजपन होता है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी क्राउन से बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, हेयर लाइन हो जाती है। जी बिल्कुल, जो आपकी पार्टिंग है, सेंटर पार्टिंग वाली लाइन है, वो वाइडन होना शुरू हो जाती है। जैसे आपने ओल्ड एज खवातीन में अक्सर देखा होगा कि वो जो सेंटर पार्टिंग या मांग है वो बहुत वाइड हो जाती है। इसी तरह अगर मर्दों में देखा जाए तो पैटर्न हेयर लॉस जो है वो इस तरह से आता है कि फ्रंटल रिसेशन शुरू हो जाती है, यानी ये दोनों साइड से खाली होना शुरू हो जाता है, और एक पीछे एक बिल्कुल ऑक्सीपिट के ऊपर एक चांद बनना शुरू हो जाता है। तो इसके अर्ली साइंस ये होते हैं कि सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके बाल रफ होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, थिनिंग होना शुरू हो गया। अक्सर लोग कहते हैं कि बालों में जान नहीं रही, तो ये बिल्कुल फर्स्ट साइन होता है आपके मर्दाना गंजपन या पैटर्न हेयर लॉस के स्टार्ट। लेकिन किंजा, आपने बात की कि ओल्ड एज खवातीन में होता है, तो मेरे साथ ये वाला प्रॉब्लम क्यों है? मैं क्या बुढ़ापे की तरफ जा रही हूं कि बाल आपके थिन होना शुरू हो जाते हैं, ये क्या वजह होती है? जी, इसकी ये वजह है कि अगर हम पैटर्न हेयर लॉस की बात करें तो चूंकि इसको हम मर्दाना गंजपन क्यों कहते हैं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि ये मेल हार्मोन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाज़-औक़ात आजकल हमारी खुराक ऐसी है, फास्ट फूड और इस तरह की, हमारे चिकन में भी इस तरह की चीज़ें हैं कि हमारी फीमेल्स के अंदर भी मर्दाना हार्मोन्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में हम सीरम टेस्टोस्टेरॉन जो कि मर्दाना हार्मोन है वो फीमेल्स में चेक करते हैं। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो तो ये एक बहुत बड़ी वजह है फीमेल्स में पैटर्न हेयर लॉस की। तो इसमें फिर हमें क्या खाना चाहिए, ऐसी डाइट क्या लेनी चाहिए, इसका हल क्या, इलाज क्या है कि इसको हम रिकवर कर सकें? जी, इसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेजिटेरियन हो जाएं जितना हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम इस चीज़ की श्योरिटी तो नहीं दे सकते कि अंडों में या चिकन में जो है टेस्टोस्टेरॉन या जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनकी मिकदार कितनी है, इसकी श्योरिटी हम नहीं दे सकते। लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी दे सकते हैं कि जो आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट हैं वो पाक हैं बिल्कुल, ऐसी किसी भी मिलावट से। तो ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट का इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रहें, मल्टीविटामिन्स का ख्याल ज़रूर रखें। बहुत छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक है, सेलेनियम है, बायोटिन है, इसकी मिकदार अगर आप अपनी डेली रूटीन में आप एक मल्टीविटामिन रख लेंगे तो इससे भी हेयर लॉस काफ़ी हद तक कम। अब डॉक्टर साहब, आप खवातीन में तो चले मेल हार्मोन्स की वजह से ये हो गया, तो बंदों में तो होते मेल हार्मोन्स है मेरे ख्याल से, तो फिर वहाँ पे अगर ये गांजपन हो रही है? जी बिल्कुल, वहाँ पे जब हो रहा होता है तो हम उन हार्मोन्स को ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। उसमें हम टॉपिकल लगाने वाली दवाइयों से शुरू करते हैं और उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे प्रोसीजर्स अब अवेलेबल हैं, जैसे PRP है या एक्सोसोमल थेरेपीज आ चुकी हैं, और अगर बहुत आखिरी स्टेजेस पे पहुँच चुका हो गांजपन तो फिर अल्टीमेटली आपको ट्रांसप्लांट की कारआमद है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं कि प्रोसीजर्स हेल्दी है? जी, प्रोसीजर्स हेल्दी हैं, प्रोसीजर्स बहुत हेल्दी हैं। ख़ासतौर पर अगर PRP की बात की जाए जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, वो आपके अपने ब्लड से लिया जाता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसमें से एक वाइट पोर्शन आपके ब्लड का अलहदा कर लिया जाता है जो प्लेटलेट से रिच होता है। अब प्लेटलेट्स अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं उसमें इतने ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स हैं कि वो आप स्किन में लगाएंगे तो स्किन अच्छी होना शुरू हो जाएगी, अब स्कैल्प में लगाएंगे तो बाल उगने शुरू हो जाएंगे, इवन वो घुटनों में भी लगते हैं, जॉइंट पेन्स के लिए लगते हैं। तो ये तो रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड बात है। ये लॉन्ग टर्म होते हैं या जब जस्ट वन टाइम लगाए या सेशंस? क्योंकि मैं इसको थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, लेकिन वो सेशंस एक अगर आपने ले लिया उसके बाद दूसरे सेशन के लिए जाते हैं तो वो कब तक रिजल्ट्स आपको मिलते हैं और समटाइम्स नहीं भी मिलते हैं, वो क्या वजह? अच्छा, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऑन गोइंग हैं। लाइक अगर आपको मर्दाना गंजपन शुरू हो गया तो इट्स फॉर लाइफ, जैसे आपको डायबिटीज़ हो गई है तो इट्स फॉर लाइफ, आपने मैनेज करना है, आपने मैनेज ही करते रहना है इसको। तो उसके पहले 3 सेशंस मंथली होते हैं कि मतलब आपने एक लोडिंग डोज दे दी, उसके बाद आप जब उसके बाद आप मेंटेन करते हैं, बस मेंटेनेंस होती है 6 मंथ्स के बाद, या साल में 1 या 2 दफ़ा आपने लेना होता है। तो उससे आपके डॉक्टर साहब PRP के बारे में ये कहा जाता है कि इससे ये मैंने सुना था कहीं पे कि बाल जो है वो नए उगते नहीं हैं, जो ऑलरेडी बच गए हैं वो उनको हेल्दी कर देती है PRP। अच्छा, ऐसे नहीं है। अब मुझे थोड़ा सा डिटेल में इसके लिए जाना पड़ेगा।
कि हमारा जो एक हेयर फॉलिकल होता है, यानी एक सुराख जिसमें से बाल जी। निकलते हैं, वो एक बाल नहीं होता, 4 बाल निकलते हैं। कुदरत सही। ने ऐसा बनाया हुआ है, और वो मोटे मोटे बाल होते हैं जिसको हम टर्मिनल हेयर कहते हैं। तो जब गंजपन शुरू होता है तो क्या होता है कि पहले बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ से 4 बाल निकलने थे एक सुराख से, वहाँ से सिर्फ एक बाल निकलता है। तो आपको एकदम से नीचे स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। जब हम उसको स्टिमुलेट करते हैं विद पीआरपी, विद एक्सोसोम या कोई भी मेडिसिन दे के, मिनॉक्सिडिल स्प्रे लगवा के, तो वही बाल, वो हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाता है। तो वहाँ से दोबारा से 4 बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल आप रिस्टोर कर सकते हैं अगर हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है। डॉक्टर साहब, ये शैम्पूज के बारे में भी बताइएगा कि ये कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, और अक्सर लोग बोलते हैं सल्फेट फ्री सल्फेट फ्री जो शैम्पूज हैं वो यूज़ करने चाहिए, इनमें कितनी हकीकत है? जी, ये बिल्कुल सच बात है। सल्फेट जो है वो आपके बॉन्ड्स को तोड़ देता है। जो आपके हेयर के बॉन्ड्स होते हैं जो जोड़ के रखते हैं आपके क्यूटिकल्स को, उसको तोड़ देता है, जिससे बालों में थिनिंग शुरू हो जाती है। खासतौर पर ये ख़वातीन का प्रॉब्लम है कि आप देखेंगे आधे आधे बाल टूट के गिरना शुरू हो गए हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पूज़ होने चाहिए। बिल्कुल ये सच बात है। फिर ऐसे सप्लीमेंट्स आ चुके हैं जो जिसमें कैटालेज है। कैटालेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि सल्फेट को तोड़ देता है। अगर आपके शैम्पू में सल्फेट है भी तो वो आपके बालों से उसको निकाल देता है, तो उससे भी आपके बाल हेल्दी होने ये तो हमने बात कर ली ना शैम्पूज की। होममेड रेमेडीज भी बहुत आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप ये लगा लें, ये खा लें, वो कितना कारआमद होता है कि आप अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें लें कि आपके बाल हेल्दी हों? जी बिल्कुल, अगर तो बिल्कुल आप ऑर्गेनिक रहें तो हेल्पफुल होता है। जैसे कि अंडे और दही का मांस मुझे खुद बहुत पसंद है। ये सीड्स के बारे में मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने आजकल सीड्स का बहुत सुन रखा है कि पंपकिन सीड और ये सीड, ये एक्चुअल में जी ये काम करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। खासतौर पे चिया सीड्स हम अपने वेट लॉस में आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं कि इसमें फाइटोएस्ट्रोजन है, खासतौर पे ख़वातीन के लिए जिनके एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उससे आपके बाल भी बेहतर होते हैं। और बालों पे लगाने के लिए, अगर बालों पे लगाने के लिए प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए। जो भी आप चीज़ लगा रहे हो, सीड्स में भी प्रोटीन किसी हद तक होती है, लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन इतनी हाई क्वालिटी नहीं है जितनी कि आप कहें कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं, जिसमें आपके अंडे की सफ़ेदी है, योगर्ट है, दही का इस्तेमाल है। इवन आप पुराने वक्तों में देखेंगे लोग लस्सी से बाल धोते थे। जी। तो लस्सी इज़ अ वेरी गुड कंडीशनर। उसमें प्रोटीन की इतनी अच्छी मिकदार है कि आप लगाओगे तो आपके क्यूटिकल्स बिल्कुल जो है वो ट्रीट हो जाएंगे। इट्स अ ट्रीटमेंट। तो ये बिल्कुल एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स जब भी आप इस्तेमाल करेंगे अपने हेयर बॉडी के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको फौरन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी आप एक होममेड रेमेडी बता रही थी, अंडा दही, जी इसका जी ये क्या कोई हेयर मास्क बनेगा? ये अजीम ने घर जाके करना है। हाँ जी, ये बिल्कुल ज़रूर करें। बिल्कुल, ये वंस अ वीक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि अंडे से स्मेल आएगी, लेकिन आप ये देखें कि उसमें सिर्फ एग वाइट लेना है आपने, उसमें येलो पार्ट नहीं लेना, ठीक है? और उसके साथ एक झिल्ली सी होती है येलो पार्ट के साथ, वो सही निकाल देनी, यानी एग योक और जो एक झिल्ली से है वो निकाल देनी। सिर्फ एग वाइट लेंगे, उसको अच्छा सा विस्क करेंगे, फेंटेंगे, और उसके अंदर 2 चम्मच दही, ठीक है, घर का बना हुआ दही हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल, ये मिला के आप इसको आधा घंटे के लिए अपने बालों के ऊपर लगा लें और उसके बाद धो लें, तो आप देखेंगे कि किसी केराटिन ट्रीटमेंट से कम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑयलिंग का भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जी फ्रीक्वेंटली ऑयलिंग करते रहा करें, तो ये ज़रूरी करनी चाहिए? अच्छा, ऑयलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इसके हक में नहीं हूँ क्योंकि खासतौर पे जिन लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम है ना, उनके लिए ऑयलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। डैंड्रफ जो है वो एक फंगस से होती है जो कि ऑयल लविंग फंगस है। तो आप एकदम से लगाएंगे तो आपको लगेगा बैठ गई है, लेकिन जैसे ही आप सर वॉश करेंगे एकदम से बम फट जाएगा डैंड्रफ का। अक्सर पेशेंट्स आके यही कहते हैं। तो आपने डैंड्रफ वाले लोगों में ऑयलिंग अच्छी नहीं है। ये कोई टाइप्स होती हैं आपके हेयर के अकॉर्डिंग आप ऑयल इस्तेमाल करें। तो थिन हेयर के लिए कौन सा ऑयल हो सकता है कि जो बेस्ट हो? बेस्ट ऑयल जो है आपका जी कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। अगर इनको आप मिक्सचर बना के रख लें और आप देखेंगे कि आपके 1 महीने के अंदर अंदर बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कोकोनट ऑयल ज़्यादा होगा, मतलब 3 पार्ट्स कोकोनट ऑयल, 1 पार्ट कैस्टर ऑयल। अगर आप इसका मिक्सचर बना के रख लें और लगाते रहें रोज़ाना या हफ्ते में 2-3 दफ़ा। जाते जाते ये भी बता दीजिए, हम रोज़मेरी के बारे में बहुत सुनते हैं कि उसका पानी का इस्तेमाल करें या रोज़मेरी ऑयल इस्तेमाल करें, उससे वो कितना इफेक्टिव होता है? रोज़मेरी बिल्कुल नया आया है और हम इसे कर रहे हैं यूज़, अच्छे इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल के साथ है, क्योंकि इस पे तो बहुत रिसर्च हुई है और बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। ये कदीमी नुस्खा है, इससे आपकी आईलैशेस भी बढ़ती हैं और मेरे घर में मैंने बहुत सारे लोगों को भी ट्राई किया है
तो इससे काफ़ी अफाका होता है। और मर्द हजरात भी ये सेम नुस्खा यूज़ कर और सकते मैं कर भी ये सकते सारी चीज़ें इस्तेमाल करके बिल्कुल कर यानी कि आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, प्यारे लग सकते हैं, बाल भी आ सकते हैं, तो गंजपन भी दूर हैं। हो बिल्कुल, सकता है। गंजे होने से बच सकते हैं जी। ये तमाम होम रेमेडीज़ हैं, बड़ी आसान। ये आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमें ज़रूर बताएं। डॉक्टर जी। केंद्र आफ्ताब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान का वक्त दिया। नाजरीन, और अब बात करते हैं इस्लाम और पाकिस्तान की। तो इस्लाम की दीनी, मिली, समाजी और मुआशरती तारीख़ में औलिया आज़ाम रहमतुल्लाह अलैह और सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीमात से मुआशरे का रुख रूहानियत, इस्लाह, फलाह और तामीर व तरक्की की तरफ मोड़ने में ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। बरसग़ीर पाक व हिंद में इनका ये किरदार और भी काबिल ज़िक्र और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। बिलाशुबा क़ुतबुल अक़ताब, पेशवाए अहले तसव्वुफ़, सरदार औलिया हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ़, हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही जलीलुल क़दर बुज़ुर्ग हैं जिनकी तालीमात ने हज़ारहा भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाया है। आपके इल्म और फ़ज़ल और तालीमात का फैज़ आज तक जारी है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981 में सालाना उर्स की तकरीबात कल 24 अगस्त से शुरू होने जा रही हैं, जिसकी तैयारियां जी अरूज पर हैं। बिल्कुल। और इसी तमाम तर हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर हैं सैयद फ़ाहद अली काज़मी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। तो दाता की नगरी में तो दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं, नज़रो न्याज करते हैं, तैयारियां भी अब जारी हैं उर्स की। तो कहिएगा, बरसग़ीर पाको हिंद में इस्लाम के लिए जो उन्होंने जो तालीमात और उनका जो किरदार रहा है, उस पर लिखने वाले लिखते हैं कि अहम तरीन शख्सियत थे वो। तो क्या किरदार रहा, उस हवाले से हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स अ लॉट। और ऑन द ईव ऑफ द उर्स ऑफ दाता साहब, आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म से ख़ास तौर पे हम औलिया अल्लाह की बात कर रहे हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच है बुनियादी तौर पे। तौहीद बारी ताला, ख़त्म नबूवत, सहाबा और अहले बैत और औलिया कामिलीन, ये वो बैलेंस है। जी। और सेक्टेरियनिज़म और फ़िरका वारियत से बालातर होकर चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी और पोटेंशियल पैदा करना, ये हमने इस शॉर्ट सेगमेंट के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह करने की कोशिश की है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि हमें हिंदो पाक में दाता साहब का इतना नहीं पता जी। जितना वेस्ट को पता है। कशफुल माजूब के अंग्रेज़ी में तर्जुमे हुए हैं। प्रोफेसर निकलसन जो कि इकबाल के उस्ताद और कंटेम्प्रेरी थे, पहला अंग्रेज़ी का तर्जुमा कशफुल माजूब का किया। कशफुल माजूब का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जी। 2 मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं मौजूद हैं, एक ईरान तेहरान में मौजूद है, एक मॉस्को रशिया में मौजूद है। सही। ये दाता साहब मल्टीपल लैंग्वेज में हज़रत की किताब का तर्जुमा हुआ, और लोगों ने, मैं यहाँ पे हवाले भी ला सकता हूँ, लोगों ने कहा कि दिस इज़ इनक्रेडिबल द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप दैट अली हजवेरी एमनेट्स, इट्स इंसाइक्लोपीडियक वर्क। और हमारे यहाँ पर बदबख्ती और बदकिस्मती का ये आलम है, जो हज़रत अली हजवेरी से मोहब्बत करते हैं उनको भी नहीं पता कि हज़रत अली हजवेरी की तालीमात क्या है। और चलें, ये तो फिर शायद मोहब्बत तो करते हैं ना, अदब तो करते हैं औलिया अल्लाह का, लेकिन बेअदबी का एक ऐसा तूफान बदतमीजी हमने बरसग़ीर पाको हिंद के अंदर हम देख रहे हैं, एक कुएं के मेंढक की तरफ से, कि आप अपने हीरोज को, दिस इज माइंड बॉगलिंग। मतलब आप इमेजिन करें, आप किसी पहाड़ी इलाके में गए हों, आपकी गाड़ी जो है वो खाई की तरफ जा रही हो, और एक रजाकार आगे बढ़े और वो आपकी गाड़ी के आगे आए और कोई पत्थर रख दे या कोई चट्टान रखे और आपकी गाड़ी रुक जाए और आप खाई पे ना गिरे, और आप बाहर आए और आप इंस्टेड के उसका शुक्रिया अदा करें। आप कहें कि यार तुमने ये जो पत्थर था ना, ये टायर के इस एंगल पे नहीं, इस एंगल पे रखना था, तो तुम्हारा काम ये था कि तुम मुझे पहले प्रिकॉशन सिखाते। भाई प्रिकॉशंस आपने सीखनी है, गाड़ी आपने ठीक चलानी है, उसका तो ये काम है कि वो आपको रेस्क्यू करके चला गया। जब बड़े सगीर पाको हिंद में करोड़ों लोग जहन्नुम की तरफ वो जा रहे थे, तो ये लोग थे जिन्होंने रेस्क्यू किया था। आज इनको तो सुबह शाम इनको तो दुआएं देनी चाहिए। यहाँ पे इस्लाम कैसे आया? इन लोगों की वजह से आया। तो हजरत अली हजवेरी की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आपके सामने रखूं, ही वाज बोर्न इन अफगानिस्तान। गजनी अफगानिस्तान का शहर था। तालीम के लिए निकले हैं अपने वालिदैन की इजाज़त से।
अफगानिस्तान गए, ईरान गए, इराक गए, सेंट्रल एशिया गए, उलमा औलिया उनसे फैज़ हासिल किया। और सीरिया में आपके मुर्शद करीम जनाब अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। अबुल फजल खुतली एक बहुत बड़े टावरिंग हिमसेल्फ वाज अ सूफी मिस्टिक। उन्होंने हुक्म दिया जब इनकी तरबियत कंप्लीट हुई कि हिंदुस्तान के शहर लाहौर जाना है, तबलीग करनी है। तब लाहौर कहलाता था ये। लाहौर तारीख में आता है, कश्फुल माजूब में भी लाहौर दास साहब ने एक जगह लिखा है। तो कहा कि वहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा पीर भाई, मेरा बैचमेट हुसैन जंजानी, जिसको उर्फे आम में लाहौर की एक लोकेलिटी है ना, मीरा दी खुई उसको बिल्कुल। कहते हैं, चाह चाह मीरा। मीरा। तो वो बुजुर्ग थे हुसैन जंजानी का, ऑलरेडी पीर भाई तबलीग कर रहे हैं। तो फरमाया कि जो हम जानते हैं आप नहीं जानते, लाहौर जाएं। ही वॉक्ड। यार आज मैं और आप ना, हमें लाहौर से मोटरवे पे किसी एक शहर पे जाना पड़े, हम थक जाते हैं, हम काम नहीं कर सकते। ये बंदा तौहीद के लिए, खत्म नबूवत के लिए 1000 मील पैदल चल के लाहौर आया है। और जब ये आ रहे थे तो हाथ में एक झंडा था, और वो झंडा आपने नस्ब किया है रावी किनारे, और दुआ की है इलाहुल आलमीन ये इस्लाम का झंडा है ता क़याम क़यामत शहर लाहौर पर लहराता रहे। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की बहुत सी सिटीज हैं, मुसलमानों का बहुत इन्फ्लुएंस था वहां पर भी, लेकिन जो अली अजमेरी की दुआ और तबलीग ने, जिसको इकबाल ने सेलिब्रेट किया, सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकद ऊ पीर संजर राहरम। अजमेर का सैयद मखदूम उमम है, उम्मत का सरदार है। और पंजाब में और हिंद में वो जो पहली शमा और सेटलमेंट दीन की लगाई है, वो अली अजमेरी ने लगाई है। तो अली अजमेरी व्हेन ही वाज एंटरिंग लाहौर, तो सामने अपने पीर भाई मीरा हुसैन जंजानी का जनाजा था। और फिर मुर्शद की वो बात याद आई कि जो मैं जानता हूँ आप नहीं तुम जानते। नहीं जानते। The spiritual leadership of Lahore had changed, and from that point onwards to this day, Lahore is दाता की नगरी। ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती आए हैं, उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया। बाबा फरीद आए हैं, ट्रिब्यूट पेश किया। जिसने फैज़ पाया है, फिर उसने अली अजमेरी को ट्रिब्यूट पेश किया है। और इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब है, कश्फुल माजूब लाहौर में लिखी गई। और अगैन दिस इज़ अ वेरी सैड फैक्ट कि लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि लाहौर में लिखी गई 1000 साल पुरानी किताब, 1000 साल पुरानी किताब, उसके ऊपर भी कोई सेशन हो कि उसमें दाता साहब क्या कह रहे हैं। जी। दाता साहब ने तौहीद के ऊपर चैप्टर बांधे हैं, मारिफत रब ताला पे चैप्टर बांधे साहब, हैं। आपने तौहीद की बात की, इनका मशहूर कॉल है कि नफ्स को अगर ख्वाहिशात से दूर रखा जाए तो हकीकत के दरवाजे खुलते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है, इस पर भी कुछ कहिएगा। बेशक, ऑफ कोर्स, जो नफ्स की रियाजत है, नफ्स के बगैर, और ये जो आपने बात की है, इसको मैं एक और एंगल पे लेके जाता हूँ। हजरत अली अजमेरी ने इस थीम को अल्लामा इकबाल वाज डीपली इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय दाता साहब। तो अल्लामा के यहाँ एक थीम है कि मुझे फरिश्तों से कंपेयर ना करो, मैं इंसान, क्राउन ऑफ क्रिएशन हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ। इस थीम को सबसे पहले हजूर दाता साहब ने उठाया था 1000 साल पहले, कंसोलिडेटेड फॉर्म में। सही। तो फरमाया कि इंसान को अल्लाह ने नफ्स दिया है, वो जब नफ्स को शिकस्त देकर रब ताला की इबादत और रब ताला की मारिफत इख्तियार करता है, तो वो दर्जा फरिश्ते सोच नहीं सकते, बिकॉज फरिश्ते दे आर प्रोग्राम्ड बीइंग्स हैं, वो नूरी मखलूक। लेकिन एक तरफ नफ्स के झमेले हों और आप उसको शिकस्त दे के रब ताला की बारगाह में हाजिर हों, ये बहुत बड़ी बात है। तो हजरत अली अजमेरी ने कहा कि देखो, फरिश्तों का सरदार जिब्रील 1000 साल रब ताला की कुर्बत के लिए इबादत करे। रब्बुल इज्जत की ये मंशा और हिकमत है कि मेराज की रात वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुर्राक की खिदमत करे, तो उसके लिए एजाज है। वाह वाह वाह, क्या बात। काज़मी साहब, अपने नफ्स को शिकस्त देने की जब बात कर रहे हैं, तो इससे ये मुराद कतई ये नहीं हो सकता कि आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे दूर हो जाएं, दुनियावी मामला से भी दूर हो। क्या खूबसूरत बात की है। हजरत अली अजमेरी ने कश्फुल माजूब के अंदर फरमाया, तन्हा वो नहीं है जो किसी गार में हो, तन्हा वो है जो दुनिया में हो और दुनिया उसके दिल में ना हो। हजरत अली अजमेरी ने तो पूरे सेक्शंस लिख दिए हैं जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का फ्रेमवर्क है, दैट नेवर सीजेस टू ऑपरेट, दैट इज ऑलवेज देयर।
आपने वो सारी जिम्मेदारियां शरीयत के मुताबिक, नफ्स को शिकस्त देने का मतलब ही ये है। मैं गार में चला गया, दैट इज अ डिफीटिस्ट अप्रोच, जी दैट इज एन एंटायर इस्लामिक अप्रोच। हजरत उमर फारूक को कोट करते हुए कहा, हजरत उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, सुबह शाम दुनिया के और लोगों से मिलते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, मगर दिल हर वक्त रब्बुल इज्जत के साथ था। ये है ट्रू तन्हाई। वहीद तन्हा, वहीद वो नहीं जो कि गार में तन्हा हो, दाता साहब का जुमला, वहीद वो है जो दुनिया में रहकर तन्हा हो। काज़मी साहब, कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन ये है, अपने इन हीरोज को कंट्रोवर्शियल ना करें। दीज हीरोज आर द ट्रू फॉलोअर्स एंड एयर्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका अदब करें, इनका शुक्रिया अदा करें, इनके लिए दुआ करें और इनके लिए इसाले सवाब करें और शुक्र करें कि इनकी तालीमात की वजह से आज आप मुसलमान और आपकी नस्लें मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया फहद काज़मी साहब, आपने वक्त दिया जी, बड़ी खूबसूरत बात हुई। और हम भी दुआ करते हैं कि तालीमात पर हम भी अमल कर सकें और हर नौजवान, आने वाली जो नस्ल है वो इनकी तालीमात पर अमल करती रहे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के टैलेंट की। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में टैलेंट को प्रमोट करते हैं, तो पाकिस्तानी नौजवान और तलबा दुनिया में जनाब किसी से भी कम नहीं है। आलमी सतह पर हर मैदान में पाकिस्तानी तलबा अपनी सलाहियतों का जो लोहा है वो मनवा चुके हैं। हाल ही में स्कॉटलैंड में होने वाले एरोस्पेस के आलमी मुकाबले हुए, जिसमें पाकिस्तान की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट की रॉकेट टीम ने कैन कैटेगरी में अपना बेहतरीन प्रोजेक्ट पेश किया और दूसरी पोजीशन हासिल की और झंडे गाड़े और जी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी बिल्कुल, और ये दोनों टैलेंटेड नौजवान इस वक्त सुनो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, महानूर खान और अजद खालिद। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले महानूर, आप बताइएगा, सबसे पहले तो बल्कि आप दोनों को बहुत मुबारकबाद। इस कॉन्टेस्ट के बारे में बताइए, इस कंपटीशन के बारे में बताइए, आपका प्रोजेक्ट क्या था, किस तरह से प्रेजेंट किया? एक्चुअली ये कंपटीशन होता है यूके में, स्कॉटलैंड में होता है, मैक 24 के नाम से। इट्स अ रॉकेटरी कंपटीशन। यहाँ पर टीम्स डिफरेंट कंट्रीज से आती हैं और अपने रॉकेट जो है वो लॉन्च करती हैं। इस कंपटीशन में 3 कैटेगरीज होती हैं। जिस कैटेगरी में हमने पार्टिसिपेट किया था दैट वाज कैनसेट कैटेगरी। सही। इसमें हमें एक सैटेलाइट बनानी होती है एंड हमने वो सैटेलाइट बनाई थी। लाइक हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर दिसंबर से हमने इस पे काम करना शुरू किया था एंड फिर इसके बाद हमने इसमें 3 रिपोर्ट सबमिट करवाई। ठीक है। ये 3 रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि इफ यू डोंट गेट इनफ मार्किंग या फिर अच्छे स्कोर नहीं मिलता तो आप लॉन्च की तरफ नहीं जा सकते। ओके। हमारी 3 रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत अच्छी मार्किंग्स थी, हमें अच्छे ग्रेड्स मिले थे, तो हमें लॉन्च की परमिशन मिली एंड वी लॉन्च्ड इन यूके। और हमारी जो लॉन्च थी वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी रही एंड सही से हमारा जो सैटेलाइट वो रिकवर भी हो गई। सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वी केम सेकंड पोजीशन, जिसमें बहुत सारी टीम्स भी थी, यूके की टीम भी थी। इसके अलावा तो उसमें हमने पाकिस्तान को एज एन रिप्रेजेंट किया था एंड और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया। असद, आप बताइएगा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है दुनिया के दीगर तलबा के प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ कैसे है? सो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट इस तरह डिफरेंट है कि एक होता है लॉन्च करना, और लॉन्च करने के बाद आपने उसको रिकवर भी करना होता है। ठीक है। तो बाकी जितनी टीम्स थी लॉन्च काफ़ी बेहतर था उन टीम्स का, लेकिन रिकवरी में हम लोग अच्छे। और रिकवरी में ये होता है कि आपके पूरे रॉकेट को एक तरह से डिप्लॉय होता है और उसके बाद रिकवर पूरा करना होता है। और बेसिकली रॉकेट जब लॉन्च करता है तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स मेजर करते हैं, तो उस पर भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और जैसे कि अगर एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो बहुत से पैरामीटर्स एटमॉस्फेयर के वो ग्राउंड स्टेशन पे भेजा होता है। तो उस लिहाज से हमारा प्रोजेक्ट बाकी टीम से बेहतर था, जिसकी वजह से हमें सेकंड पोजीशन पर आया। अच्छा मानूर, आप ये बताइएगा कि जो यंग टैलेंट इस वक्त बिलखसूस ख़वातीन आपको देख रही हैं टीवी पे, उनको आप क्या पैगाम देंगी? और एरोस्पेस जैसा प्रोजेक्ट जिसमें वैसे ही काफ़ी कम जो है इसे ऑप्ट करते हैं मेरे ख्याल से ख़वातीन की, अगर हम बात करें पाकिस्तान तक, तो क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, जब सोसाइटी जब हमने ये शुरू की थी, ये टीम जब हमने शुरू की थी, तो हमारा इसके पीछे एक विजन था। वो विजन ये था कि हमें पाकिस्तान में एरोस्पेस कल्चर को प्रमोट करना है। अब अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही देखें तो इतने पैशनेट लोग हैं फॉर दिस फील्ड, बट उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं इस फील्ड में कि काम करें और एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी जाके पाकिस्तान का नाम करवाएं। तो एक्चुअल सोसाइटी का मकसद ये था कि इसको हम प्रमोट करें, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इन 2021 में भी हमने इस कॉम्पिटिशन था स्पेस फॉर अमेरिका का, हमने वहां जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, बट ड्यू टू कोविड वो इवेंट वर्चुअल हो गया था। बट हमने 2021 में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, अभी भी हम कर रहे हैं। एंड हम चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर और जो बच्चे हैं जिनका पैशन है वो आए
और इसमें भी अपना वो फ्यूचर देखते हैं। और जो बच्चे जैसे हैं different जिनका party पैशन है वो इसमें आए। आपने तो खवातीन के लिए कह दिया, असज्जद से जान लेते हैं वो क्या कहते हैं, नौजवान नस्ल को कितना इस चीज में बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और जिनमें पैशन है वो किस तरह से परसू कर सकते हैं इसको। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में स्पेस कल्चर को इतनी प्रमोशन नहीं मिलती, जी तो लाइक टीम बनाने, जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने टीम बनाई थी 2019 में, और उसके पीछे विजन यही था कि जितना यूथ है वो इस टीम को ज़्यादा ज्वाइन करे और पाकिस्तान के स्पेस कल्चर को प्रमोट करे। तो यही विजन था जिसकी बिना पर हमने सोसाइटी बनाई जो कि नशर रॉकेट टीम के नाम से थी। और इसके साथ अभी ये है कि हम जैसे न्यू रिक्रूट्स आते रहते हैं, लाइक अभी फाइनल ईयर वाले पास आउट होंगे तो न्यू रिक्रूट्स आएंगे, हम उनको रिक्रूट करते हैं, उनको सिखाते हैं, फिर वो इस पोजीशन पे आते हैं कि हमें कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। इसी तरह ये प्रोसेस एक तरह से लेगेसी के तौर पे चलता रहता है, लाइक रुकता नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट कंपटीशन हम सोच रहे हैं कि अगले कंपटीशन में इससे अच्छे बेहतरी के साथ पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें और दोबारा जब ये कॉम्पिटिशन आए तो उसमें आप फर्स्ट पोजीशन हासिल करें। बिल्कुल महानूर खान, असजद खालिद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और महम अब हम ब्रेक पर चलते हैं मेरे ख्याल से तो। वेलकम बैक सज्जनों ते मित्रों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਕਰ परेशान होगी, अचानक मेरा लहजा क्यों बदल परेशान गया, होगी, मेरी हालात बोली बदल गए अजीम, जज्बात बदल गए, ये एकदम आप कहाँ स्विच कर गए हैं, वो कहते हैं ना एकदम से आपने ट्रांजैक्शन हुई है और सब बदल गए। महम जे ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਥ-ਸਾਥ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸੁਣੋ ਦੀ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਖਾਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ दूर हो रही है, तो मैं उर्दू में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, जो सुनो न्यूज़ है वो लेकर आ रहा है अपना पंजाब का डिजिटल चैनल और ये सैटरडे से नशरियात जो है शाम से शुरू होंगी, तो आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना अजीम, वो दूर होती जा रही है, बर्गर बच्चे जिन्हें कहते हैं। तो सुनो न्यूज़ खास मोहब्बत करता है अपने कल्चर से, अपनी ज़ुबान से, हमारी मादरी ज़ुबान है और कौमी ज़ुबान तो उर्दू ही है, इंटरनेशनल इंग्लिश है, लेकिन पंजाब है और पंजाबी है जी। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਵੇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ। फातिमा तो ज़ारा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ जी, ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने जनाब ज़ैन बाजवा आप लोग कंफर्म कर रहे हैं कि एक्चुअली कंफर्म कर रहे हो कि है ना कि नहीं है वहाँ। दरअसल ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ट्रांसलेट कर रहे थे। ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ज़िशान आरिफ भट्ट साहब भी मौजूद ने। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ पहले किसी गुफ्तगू आगे बताइए, वो एक लैटिन में एक फ्रेज है जी, जूलियस सीजर ने बोला था किसी दौर में जी कि वेनी विंडी विची, जिसकी अंग्रेजी में था कि आई केम आई सॉ आई कॉन्कर। ते मैं ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਹਵੇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। कब्जा ਕੀਤਾ है ना, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਊਟ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਚ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਵੇਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ।
ਲਾਈਕ ਜੋ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਉਰਦੂ ਚ ਪੜ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਆਦਤ ਬੜ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੋ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇसी ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਨੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਵੇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਤਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, पर ज्यादा रिलेट किया जाता है कि वो है बड़ी जैसे खतरनाक गुस्से वाली जुबान है। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ जी ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਹੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ? अच्छा जिशान भट्ट दे कोल भी चले जाते हैं। जी बिल्कुल ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिन बुलाए मेहमान आते हो। हाँ, बल्कि मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ। आप बताइएगा, आप ये सुनो पंजाब में क्या करने वाले हैं, क्या नया आ रहा है, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके बारे में कुछ बताएं, प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं आप। जी शुक्रिया, बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਲ ਉਹ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਵੇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁਨੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਰ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੱਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਐਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਕੇ ਦਾ ਕਸ਼ ਲਾਓ ਇੱਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਟਾਇਰ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਈਏ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਅਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੋ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਲੱਗਿਆ? ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਟਸੈਲਫ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਿਊ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਈ, ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਐਨੇ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਆਈ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ
पता नहीं की हो जाएगा, गोलियां चल गई ने, गालियां कटदे पे ने, ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ पर इतनी मीठी जुबान है, बहुत रियली ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ अप्रिशिएटेड। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਜ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲ नहीं नहीं फातिमा, वी आर प्राउड पंजाबी। बस ये है कि यूज टू नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन मोहब्बत बहुत है सानू, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਯੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੋਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿੰਗ ਸਲੋ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੋਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭੈੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੈੜ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਏ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। हालांकि बाजवा साहब ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे जो दीगर ममालिक हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैगियां ने अजीम साहब, ਉਹ ਇੰਜ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੈ ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਗੋਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਛੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੀਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇ ਹਵੇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ OSRs ਨੇ, ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਉਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਉਜਦਾਦ ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ, ਯੋਗ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਖਾਣ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਤੇ ਫੋਕ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ। WhatsApp एक सियासत पे भी करो, तू लंघ जा साड़ी खैर जो ऐड के हालात होए ना मुल्क लगेगा कोई भी नहीं। ये तो आपने ट्रकों के पीछे वाले शेर नहीं बताए, ये तो ट्रकों ऐसे ट्रकों के पीछे शेर बिल्कुल जी पंजाबी जुबान है जिथों ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। साड़ी भी सुनो। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, कि साड़ी भी सुनो। फातिमा, आप इसमें क्या रोल प्ले कर रही हैं? मेज़बानी तो हमें पता ही आप कर ही रही हैं, साथ साथ कौन सा आपका शो होगा और क्या तैयारियां आपकी? बल्कि ये जरूर बताइएगा कि बाजवा साहब आपके साथ होस्ट कर रहे हैं जी। ते एडा बरीक भाई जदी बरीक गल्लां करदा बरीक लग रहे ने, माफ कर जा। पंजाबी बरीक सामत वाली बरीक दी गल ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। बाजवा साहब गल्लां बरीक करदे ने जी। एक्चुअली साडा ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਕਿੱਡਾ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਂਝ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ कल्चर टू। फातिमा, दूर तो हो रहे हैं लेकिन अब पंजाबी फिल्मों की तरफ बड़ा रुझान हो गया नौजवान का, बड़े शौक से देखते हैं पंजाबी फिल्में। देखो ना जिंदे गल कर रहे थे पंजाबी सॉन्ग्स की गल कर रहे थे, कोई भी साडा खुशी दा त्योहार होंदा है जी, पंजाबी इंस्ट्रूमेंट दी गल करें ते पंजाबी के लाजमी लगना होंदा है, ढोल तो बगैर हुंदी नहीं कोई सेलिब्रेशन जी। ते चाहे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਖਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਆ ਜਾਏ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਹ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੋ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਭਰਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਲਹਿਜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ 30-40 ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਹਿਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਝੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੋਟੋਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਝੀ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟੋਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਾਈਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਗੁਲਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, जैसे मेरी आ रही है जी जी। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਤੇ ਹੋ ਹਾਲੇ। अच्छा चलो ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿੰਕ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰਾਉਣ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। WhatsApp ਬੈਂਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ
ਐ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ जी ਸਾਨੂੰ, ਦੋ ਲੈਣਾ ਸੁਣਾਓ। सूफी कलाम आप पढ़ते हैं, हमें भी सुनाएं। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਦੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। सजना बाज मुहम्मद बख्शा ते सुंजी दिसे हवेली, सजना बाज मुहम्मद बख्शा ते सुंजी दिसे हवेली, ले ओ यार हवाले रब दे, वाह 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 वाह, ले ओ यार हवाले रब दे, ते मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, ते जिस दिन फिर मिलांगे वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत आवाज, रूह को ताज़ा कर देने वाली आवाज है। कलाम आपने पढ़ा जी ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਕਿ खूब तरक्की करो, ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਫਲਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, अपने कल्चर ਨੂੰ लेके चलिए और अच्छा इनिशिएटिव है सुनो न्यूज़ की जानिब से, तो हम चाहेंगे कि इसको हम आगे बढ़ता ही देखें और तरक्की करता देखें। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੋਜ਼ ਹਫਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਵੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ जी इजाजत चाहते हैं जी, मेजबान ने मेहमान भी ने आगे कंटिन्यू करनगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। नहीं हुन ਅਸੀਂ कब्जा छड़ के जा रहे हैं, अब हम नहीं हुन ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਆਂਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਛੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ हम कि अब मॉर्निंग शो है, तो यहाँ से ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, इजाजत चाहते हैं, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਣੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, कल फिर मिलांगे। अल्लाह हाफिज।